माँ, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। माँ, तुम्हें पता था ना, कितना इलाज, कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें करने के बाद जाकर तो हमें ये दिन देखने को नसीब हुआ था, और उसको भी तुम नज़र लगा बैठी। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। आखिर एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्राची है। मैं दिल्ली शहर में अपने पति के साथ हंसी खुशी रह रही थी। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। कमी और दुख था तो बस एक औलाद की। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें औलाद का सुख नहीं मिला। बड़ी मन्नतें करने के बाद, डॉक्टरों को दिखाने के बाद, हर चौखट पर सर पटकने के बाद जाकर तो हमें आखिरकार वो खुशखबरी मिल गई जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन पहले महीने से ही मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीधा सीधा बेड रेस्ट बता दिया। डॉक्टरों का कहना था कि बच्चेदानी बहुत कमज़ोर है, इसलिए आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। जिसके लिए हम तिल तिल मरते थे, उसे कैसे खोने की सोच सकते हैं। इसलिए मेरे पति राघव घर का पूरा काम करते और मुझे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का मेरा खूब ख्याल रखते थे। घर के साथ साथ ऑफिस भी संभाल रखे थे। मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेती थी। जैसे तैसे 3 महीने तो हमारे आराम से निकल गए। ये बात राघव ने अपनी माँ को नहीं बताई थी कि मेरा यानी कि प्राची का बेड रेस्ट चल रहा है। जैसे ही उनको ये बात पता चली, वो दिन रात राघव को फ़ोन करके परेशान करने लगी। बेटा, मेरी एक बात समझो, बहू जिस हालत में है वैसे किसी औरत का साथ रहना बहुत ज़रूरी है, और तुम ठहरे मर्दजात। घर का काम देखोगे कि बाहर का देखोगे? बहू को मेरे पास गांव में लाकर छोड़ जाओ और तुम अपना जाकर आराम से नौकरी करो। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ की प्यार भरी मीठी बातें सुनकर राघव पिघल जाते हैं। उन्हें लगता है माँ सही कह रही, इस समय प्राची के साथ किसी न किसी औरत का रहना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ गांव चलने के लिए कहा। लेकिन मुझे तो माँ जी के बारे में सब पता था। उनकी मीठी मीठी बातों के पीछे क्या था, मैं सब जानती थी। मैंने राघव को मना किया। राघव, मैं गांव नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन माँ जी के कहने पर राघव ने कहा, प्राची देखो, 3 महीने निकल गए। 3 महीने बाद मैं खुद 2-3 महीने की छुट्टी लेकर आ जाऊँगा। बस 3 महीने की बात है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेकर अपने साथ वापस आ जाऊँगा। तब तक के लिए मेरी बात मान जाओ। मैं ना चाहते हुए भी राघव को मना नहीं कर पाई, लेकिन अंदर से मैं बहुत घबरा गई थी। मैं सच में अपनी सास के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो राघव से जितनी ही मीठी बातें करती, राघव के पीछे मेरे साथ उतनी ही जहर बरसाती थी। खैर, हम गांव पहुंच गए। माँ जी मेरा खूब ख्याल रखती थी, जिसे देखकर राघव को भी काफ़ी तसल्ली हो गई थी। मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद माँ जी बदल गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर रहने की। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बाद राघव वापस दिल्ली चले गए, माँ जी ने अपना रूप दिखा दिया। एकदम विकराल सा रूप लेकर मेरे कमरे में दाखिल होती हैं और गुस्से से कहती हैं, चलो महारानी, बहुत कर लिया आराम, अब थोड़ा ध्यान बच्चे की सेहत पर भी दे लो। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई। पहले तो उनका ऐसा गुस्सा देख मैं डर गई, लेकिन फिर धीरे से कहा, माँ जी, बच्चे का ही तो ध्यान दे रही, जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे ही तो कर रही। डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं, ये शहर के डॉक्टर और उनके चोचले यहाँ नहीं चलने वाले। यहाँ अब तुम्हारा इलाज मैं करूँगी। ऐसी बातें कर रही जैसे गांव में किसी को बच्चा होता ही नहीं है। अरे, यहाँ भी लोग रहते हैं, सबकी बहू के बच्चे होते हैं। इतना बेड रेस्ट तो कोई किसी को नहीं बताया। 5 साल के बाद बच्चा पैदा कर रही, ऊपर से इतने सारे नखरे। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं,
पूरे दिन चलते रहते, ना दिन में चैन ना रात में। काम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। बैठना और सोना तो बहुत दूर की बात है। पर ये आई महारानी बेड रेस्ट। तुम्हें पता है बेड रेस्ट से क्या होता है? नसें तुम्हारी टाइट हो जाएंगी, चलती रहोगी, स्वस्थ रहोगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। चलो अब आज से जाकर अपना किचन संभालो। मैं यहाँ तुम्हें बैठाकर खाना नहीं खिलाने वाली, और देखती हूँ तुम्हें कौन सी बीमारी होती है या क्या होता है तुम्हारे बच्चे को। 4 दिन में तुम्हारी सारी नौटंकी निकल जाएगी। मेरे बेटे का पैसा पा गई, काम वाली लगवा ली, बस काम से जी चुराने के नए नए बहाने ढूंढ रही। माँ जी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी। मुझे रोता देख माँ जी ने इतनी ज़ोर से मुझे डांटा कि मैं तुरंत बेड के नीचे उतर गई और आराम आराम से किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। अब मेरे मन में बैठा हुआ डर वापस आ गया था। अब मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। माँ जी एकदम मेरे साथ साए की तरह खड़ी रहती। उनके खड़े होने से मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं 2 मिनट बैठकर आराम भी कर सकूं। ऐसा लगता जैसे पेट में कोई भारी चीज़ है और वो नीचे की तरफ धकेल रही है। जब मैंने माँ जी से कहा ज़्यादा देर खड़ा होने पर मुझे पेट में दर्द महसूस होने लगता है, तो वो तुरंत मुझे डांट देती हैं। चलो चलो, बहुत देखें तुम्हारे नखरे। 5 मिनट खड़ी क्या हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गया। खाते समय तो कोई दर्द नहीं होता, सोते समय कोई दर्द नहीं होता, जितना भी दर्द है सब काम के समय ही होता है। उनकी तीर जैसी तीखी बातें सीधे मेरे दिल को चीर देती थीं। मुझे लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। इसलिए मैंने राघव को फ़ोन कर सारी बात बताने की सोची और राघव को फ़ोन लगाया भी। जैसे ही राघव ने फ़ोन उठाया, माँ जी तुरंत मेरे पीछे से आकर फ़ोन छीन लेती हैं और मुझे गुस्से में घूरते हुए मेरी आंखों में उंगली दिखाते हुए कहती हैं, खबरदार से अगर यहाँ की एक बात भी मेरे बेटे को बताने की कोशिश की या उसको परेशान करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 24 घंटे एक छोटे बच्चे की तरह डांट सुनना, तिरस्कार भरी बातें सुनना, ऐसा लगता जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। माँ जी को मुझसे पता नहीं क्या चिढ़ थी। जैसे तैसे 5वां महीना भी कट गया। मेरे पेट का दर्द भी बढ़ता गया। जब से मैं यहाँ पर आई, एक बार भी डॉक्टर को नहीं दिखा पाई। 1-2 बार मैंने माँ जी को बोला भी कि रूटीन चेकअप के लिए कम से कम एक बार डॉक्टर को दिखा दो, तो माँ जी गाँव की ही किसी आशा को बुलाकर दिखा देती थी, लेकिन कभी भी डॉक्टर के पास नहीं ले गईं। आशा ने भी कहा, अरे काकी, कोई तो दिक्कत नहीं है, मुझे तो सब सही लग रहा, लेकिन अगर बहू को दिक्कत लग रही तो एक बार डॉक्टर को दिखा दो। आशा की बातें सुनकर माँ जी कहती, जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लग रहा तो डॉक्टर को भी वही लगेगा। आखिर तुम भी तो एक तरफ से डॉक्टर ही हो, तुम्हें भी तो सारी जानकारी है ही, इसी लाइन में काम करती हो, फिर क्यों फालतू डॉक्टर के पास जाओ। ऐसे कह के माँ जी हर बार डॉक्टर के पास जाने की बात को टाल देती। अब मेरे पेट का दर्द और खड़े रहने में दिक्कत दिन पर दिन बढ़ती गई। ऊपर से माँ जी ने मेरा फ़ोन भी अपने पास रख लिया और जब भी राघव का फ़ोन आता तो फ़ोन मुझे देते हुए मेरे पास ही खड़ी रहती, जिसके चलते मैं राघव को कुछ भी नहीं बता पाती। एक दिन माँ जी के भैया भाभी आ गए। माँ जी ने खाने की वो लंबी लंबी लिस्ट पकड़ा दी। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। ऊपर से माँ जी की धमकी की मेरे मायके वालों के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। जो भी बताया है सबसे पहले तैयार करके रख दो। उन्हें एक बार भी मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं देती थी। मैं रोते हुए किचन में लगी रही। सुबह 8 बजे से खड़ी, दोपहर के 12 बज चुके थे और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि माँ जी ने भी नहीं खाया। उनके खाने से पहले अगर मैं खा लेती तो फिर माँ जी मेरी क्या हालत करती, ये शायद मैं बता भी नहीं सकती। और माँ जी अपने भैया भाभी का इंतज़ार कर रही थी ताकि सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएं। एक तो पूरे दिन की भूखी प्यासी, ऊपर से लगातार खड़े रहने की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई कि मैं वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ी और आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल के बेड में पाया। उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाई। मेरा पेट मुझे एकदम सपाट सा लगा।
किसी अनहोनी की आशंका से कांपते हुए हाथों से मैंने अपने पेट को छुआ तो मुझे मेरा पेट पहले जैसा नहीं लगा। ऐसा लगा मेरा पेट खाली खाली सा है। नर्स जो मुझे इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी, मैंने उससे पूछा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, क्या हुआ है? माँ जी वहीं पास में खड़ी थी। मैंने उनकी ओर देखा तो वो मेरी नज़र पड़ते ही दूसरी ओर देखने लगी। जब मैंने नर्स से पूछा तो नर्स ने बताया, मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका था, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर जा चुका था। मेरा वो अजन्मा बच्चा जिसे लेकर मैंने इतने सपने देखे थे, जिसकी वजह से मेरी दुनिया रंगीन हो जाती, जो मेरी खुशियों की चाबी थी। आज मेरा वो बच्चा, मेरा मासूम सा कलेजे का टुकड़ा, किसी के अत्याचारों की बलि चढ़ चुका था, किसी के नफ़रत का शिकार हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी, पागलों की तरह चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मुझे माँ जी की शक्ल नहीं देखनी थी। उस समय तो डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया और मेरी आंख अगले दिन ही खुली। अगले दिन जैसे ही मेरी आंखें खुली, सामने मुझे राघव दिखाई दिए। राघव को देखते ही मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। राघव की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मुझे रोता हुआ देख उन्होंने लपक के मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के खूब रोए। मैं रोते हुए उन्हें सारी बात बतानी चाहिए। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, राघव मेरे होठों पर अपने हाथ रखकर मुझे बोलने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अभी कुछ मत कहो प्राची, अभी तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। हमने हमारा बच्चा खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आने के बाद मैंने राघव को सारी बातें बताई। सच्चाई जानने के बाद राघव ने जब अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने रो धोकर नौटंकी फैलाना शुरू कर दिया। राघव ने कहा, माँ, मैं भूल गया था कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन प्राची की तो सास हैं। प्राची ने मुझे पहले ही मना किया था कि उसे मैं आपके पास नहीं भेजूं, लेकिन मुझे से इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को अपने हाथों से मौत के कुएं में ढकेल दिया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने में? आपकी आत्मा नहीं कांपी जब आपको पहले से पता था कि प्राची की हालत कैसी है? डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोला है, इसके बावजूद आपने उसके साथ ये सब किया। माँ की बोलती बंद थी, वो कुछ भी नहीं बोली। कह रही थी, बेटा, बहू ने तुम्हें सब झूठ बताया है, मैंने बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। रहने दो, अब तो सारी हकीकत, सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है माँ। अब आपकी कोई भी सिपाही मेरे बच्चे को वापस नहीं ला सकती। और माँ, आपने मेरे बच्चे को मार दिया ना, आज के बाद आपका भी बच्चा आपके लिए मर गया। आप भी अपने बेटे को आज के बाद मरा हुआ ही समझना। कहते हुए राघव मेरे पास आते हैं और हम दोनों ही इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।